Hello friends, welcome to my YouTube channel अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और इसके हम 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिए। तो पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि लुईस 16 जो था, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। लुईस 16 ने कहा था कि मैं टैक्सेस को इंक्रीज करने जा रहा हूँ, क्योंकि लुईस 16 को जो उसने जो ट्रेजरी ऑक्यूपाई की थी वो एम्पिटी थी। उसके एम्पिटी ट्रेजरी के रीजंस भी हमने पढ़े थे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विद ब्रिटेन, जो वो सपोर्ट कर रहे थे यूएसए को, जो उन्होंने सपोर्ट किया था यूएसए के 16 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए, ये भी एक रीज़न था एम्पिटी ट्रेजरी का। तो बहुत सारे काजेज़ उसमें हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि लुईस 16 वाज प्लानिंग टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो उसमें मैंने कहा था आपको कि फ्रांस में विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज सपोज्ड टू पे टैक्सेस। तो उसके बाद हमने फ्रेंच सोसाइटी में पढ़ा। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, क्लैरिजी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। तो उसमें हमने पढ़ा था जो अपर 2 क्लास थे, क्लैरिजी और नोबिलिटी, उनको कुछ प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ। जो पीजेंट्री क्लास था वो ज़्यादा सफ़र करता था, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे। दे वर नॉट हैविंग द राइट टू वोट। तो जिसकी वजह से जो था पीजेंट्री क्लास ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो पीजेंट्री क्लास जिसको हमने थर्ड एस्टेट कहा था, तो थर्ड एस्टेट में मैंने आपको बोला था इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, टीचर्स। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी आती थी। तो उसी थर्ड एस्टेट की हम बात करेंगे। उसी थर्ड एस्टेट से निकला जो हमारा आज का टॉपिक है, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड मिसयूजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। फ्रांस में ऐसा एक ग्रोइंग मिडिल क्लास निकला जिसने जो अपर 2 क्लासेस को प्रिविलेजेस दिए जाते थे बाय द मोनार्क, उन प्रिविलेजेस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये ग्रोइंग मिडिल क्लास कहाँ से आया, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने उनकी हेल्प की। बहुत सारे स्कॉलर्स के आइडियाज से वो मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए। तो फिर उन्होंने जो फ्रांस में सोसाइटी का सेटअप था उस पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। तो उसी ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस ग्रोइंग मिडिल क्लास ने क्या किया, उसने जो अपर 2 क्लासेस को प्रिविलेजेस दिए जाते थे उस पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। पहले हम पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास कहाँ से आया। मैंने आपको बोला था कि जो थर्ड एस्टेट था, पीजेंट्री थी फ्रांस में, तो उसमें से कुछ लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे। या जैसे कि जो सेक्शन ऑफ द थर्ड एस्टेट था वो प्रॉस्परस बना। प्रॉस्परस कैसे बना? प्रॉस्परस तो कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उनके पास दौलत आ गई, प्रॉस्परस बन गई। प्रॉस्परस कैसे वो बने? प्रॉस्परस, ये थर्ड एस्टेट जो था, ये मिडिल क्लास जो था, ये किन लोगों का था? इसमें मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, लॉयर्स आते थे और मैन्युफैक्चरर्स आते थे। दैट मीन्स इसमें वो स्ट्रेटा आता था विच वाज इन्वॉल्वड इन द ट्रेड। तो ये जो सेक्शन था, ये एमीर कैसे बने? हाउ दे बिकम रिच, हाउ दे बिकम प्रॉस्परस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे बिकम प्रॉस्परस। तो ये एमीर कैसे बने? तो उन्होंने जो ओवरसीज ट्रेड होता था फ्रांस का जो ओवरसीज ट्रेड होता था, या फ्रांस में जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, ये लोग उसी के साथ रिलेटेड थे। तो उससे उन्होंने पैसा कमाया जिससे ये प्रॉस्परस बन गए। तो दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकेम प्रॉस्परस थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो उससे ये क्या बन गई? प्रॉस्परस। नाउ दे बिकेम प्रॉस्परस। सो अब आप कहोगे इसका टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है, वो कनेक्ट कर रहा हूं मैं। तो जब ये प्रॉस्परस हो गए तो उन्होंने हाउ दे यूटिलाइज दिस मनी, उन्होंने इस पैसे को जो उनके पास आ गया थ्रू ट्रेड, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उन्होंने इस मनी को यूटिलाइज कैसे किया, इस मनी को उन्होंने स्पेंड कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देना स्टार्ट की। देखो, कहा जाता है कि हर किसी सोसाइटी में जब रेवोल्यूशन आता है, इट इज ब्रॉट बाय द मिडिल क्लास, इट इज ब्रॉट बाय द एजुकेटेड क्लास। तो जब उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला
कि those who received education started questioning the French societal setup. उन्होंने फ्रेंच के सोसाइटियल सेटअप पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर। जब जो ओवरसीज ट्रेड से उन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे को उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाया, और जब उनके बच्चों को एजुकेशन मिल गई तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मोनार्कियल सेटअप इन फ्रांस। तो व्हाट, जब उनको एजुकेशन अब मिली, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जो मैंने पहले ही कहा, पहला क्वेश्चन उन्होंने इसी पे उठाया कि व्हाई अपर टू क्लासेस क्लैरिकी एंड नोबिलिटी आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उसी पे उठाया कि क्यों अपर टू क्लासेस को प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, व्हाई दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस ऑल्दो दे आर वेल्दी क्लास, उनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने इसी पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया। लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों किया, व्हेन दे रिसीव्ड एजुकेशन, व्हेन दे गेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उनको एजुकेशन हासिल हुई, जब उनको कॉन्शियसनेस आ गई, तब उन्होंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन यही किया कि जो फ्रांस में अपर टू क्लास है क्लैरिकी और नोबिलिटी, तो इनको क्यों प्रिविलेजेस मिल रहे हैं बाय बर्थ। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया कि सोसाइटी जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज। जो सोसाइटी है फ्रांस में, क्योंकि वहां पर ना इक्वल लॉज थे ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज थे, क्योंकि पेजेंट्स को तो अपॉर्चुनिटीज मिलते ही नहीं थे, जो थर्ड स्टेट था उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, और लास्ट तो इक्वल बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि टैक्सेस अपर टू क्लासेस को दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, लोअर क्लासेस को टैक्स देने पड़ते थे। अपार्ट फ्रॉम, मैंने आपको पहले पिछले वाले टॉपिक में बोला था, रिवाइंड करो, मैंने कहा था अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल, जिसमें मैंने आपको बोला था टिथ एंड टेल, जो ड्रो टैक्सेस की मैंने बात की थी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, दिस एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने क्या डिमांड किया कि सोसाइटी जो है वहां पर लॉज इक्वल होनी चाहिए, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। तो और क्या डिमांड किया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो अपॉर्चुनिटी चाहे अपर क्लासेस हो चाहे लोअर क्लासेस हो, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो नाउ अब तो इन्होंने क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने कुछ फिलोसफर्स की थ्योरीज भी पढ़ी थी जिससे वो इंस्पायर हो गई थी, जिससे उनमें हिम्मत आ गई थी। तो वो फिलोसफर्स कौन थे, आपकी बुक में पूरे सीधे अच्छे मोटे अल्फाज में लिखा है, वो फिलोसफर्स कौन थे। तो हु आर फिलोसफर्स हु इंस्पायर्ड दीज पीपल, हु इंस्पायर्ड द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन फ्रांस। तो कौन से ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रांस में एजुकेटेड मिडिल क्लास को अपनी थ्योरीज से इंस्पायर कर दिया। तो कौन से फिलोसफर्स थे, एक था जॉन लॉक जो था, उसने लिखी थी ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें वो कहता है रिफ्यूटेड द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग। वो कहता है बादशाह को किसने एब्सोल्यूट राइट्स दिए, डिवाइन राइट्स दिए, इनसेपरेबल राइट्स बादशाह को किसने दी। हु है, क्योंकि वहां फ्रांस में कहा जाता था, बादशाह कहता था आई एम द डिवाइन इंस्टीट्यूशन, और मैं जो हूँ मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, नोबडी कैन क्वेश्चन माय अथॉरिटी। तो इस पे क्वेश्चन किसने उठाया, जॉन लूक ने। उसने कहा कि डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग नहीं होने चाहिए, बादशाह की डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स क्यों होने चाहिए, बादशाह एब्सोल्यूट पावरफुल क्यों होना चाहिए, बादशाह बाकी अपने सब्जेक्ट को सब्जुगेट क्यों करे। तो इसके बाद एक और फिलोसफर था जिसका नाम था जे रूसो, जिसका पूरा नाम था जीन जैकस रूसो। तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी जिसमें वो कहता है इक्वल वोटिंग राइट्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये दोनों चीजें मिसिंग थी फ्रांस में, जिसकी वजह से वहां पर मोनार्की थी, जिसकी वजह से वहां पर रेवोल्यूशन आया। तो वो कहता था इक्वल वोटिंग राइट्स, क्योंकि फ्रांस में इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे, अपर टू क्लासेस को वोटिंग राइट्स थे, पीजेंट्री को वोटिंग राइट्स नहीं थे। जे रूसो कहता है कि देयर शुड बी इक्वल वोटिंग राइट्स, हर किसी को वोटिंग राइट्स इक्वल होने चाहिए, चाहे वो अपर क्लास का हो चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे क्लैरिकी नोबिलिटी का हो चाहे वो पीजेंट्री का हो, एवरीबॉडी शुड बी गिवन द इक्वल वोटिंग राइट्स। और देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट मीन्स मोनार्की को खत्म कर दो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ। तो ये सीधे रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो फ्रांस में ऐसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती, इसके लिए रेवोल्यूशन की जरूरत थी। तो वही स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशन कैसे आया। सो दिस वाज द बिगिनिंग। तो एक और फिलोसफर था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, जिसने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज। वो कहता है कि फ्रांस में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर्स हम देखते हैं सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देयर शुड बी, वो कहता है देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
जैसे कि इंडिया में है देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इंप्लीमेंट करता थ्रू इट्स वेरियस एजेंसीज, और जुडिशरी का काम है जो हमारे कोर्ट्स है वो हमारी इन लॉज की रखवाली करते हैं, वो हम उन लोगों को सजा देते हैं जो हमारी इन लॉज को ब्रेक करते हैं। यही डिमांड करता था मॉन्टेस्क्यू। वो कहता था फ्रांस में क्या होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए डिवीजन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, जो फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा नहीं था, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ये आइडियाज थे इन फिलोसफर्स के, अब ये आइडियाज लोगों तक कैसे पहुंचे। आपको पता है फ्रांस में मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज इलिटरेट, तो उन तक ये आइडियाज कैसे पहुंचे। कहा जाता है कि ये जो आइडियाज थे, ये आइडियाज दे वर डिस्कस्ड पब्लिक प्लेसेस में, इनको डिस्कस किया गया, जैसे सलान्स में डिस्कस किया गया, कैफे हाउसेस में डिस्कस किया गया। तो जब इसमें डिस्कशंस हो गई तो जो इलिटरेट लोग थे उन तक वो लोग पहुंचाते थे हु आर एजुकेटेड, तो ये आइडियाज फेमस हो गई। जब ये आइडियाज फेमस हो गए देन एवरीबॉडी स्टार्टेड द डिवाइन राइट्स, एवरीबॉडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, एवरीबॉडी स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल वोटिंग राइट्स, एवरीबॉडी started demanding democratic government. So this was the which later on led to the beginning of French Revolution. तो इसके बाद अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लुई 16 जो था, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि उसने इंक्रीज टैक्सेस किए थे ताकि जो एम्प्टी ट्रेजरी थी उसको फुलफिल करे। तो अब लुई 16 कहता है कि मैं फर्दर टैक्सेस को इंक्रीज करूंगा। वो हम अगले वाले टॉपिक में, जिसके लिए वो एस्टेट्स जनरल की एक असेंबली बुलाता है जिसमें वो एस्टेट्स जनरल की असेंबली बुलाती है, उसमें फिर क्या होता है तो वो हम अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।